साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेम होगा तो हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। एनीवेज हम पढ़ रहे थे जो आपका ग्रिड ए, तो इसमें लास्ट है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एनपीओस, एनजीओस, ठीक है, ये अक्सर आप नाम सुनते होंगे, अखुवत है, सुंदर फाउंडेशन है, ठीक है, सहारा फाउंडेशन है, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, तो ये जितनी भी बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने भी अपनी कोई ना कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, बुक्स बनानी है। तो ये सारा जो है वो आपका ग्रेड 1 होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें 35 से 45 मार्क्स का पेपर आएगा, ये आईकैप कहता है, इसमें से 35 से 45 मार्क्स का पेपर आएगा। जो दूसरा आपका ग्रेड है, अगर आप देखें, ये बेटा दूसरा जो ग्रेड है वो सबसे छोटा ग्रेड है, ठीक है, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक हैं, ठीक है। ऊपर हेडिंग देखें तो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पर हम बेसिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से मुराद क्या है, बेसिक डेफिनेशंस हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी कोई रूल बनता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग होगी, ठीक है, कोई ना कोई रीजनिंग होगी। फ्रेमवर्क, क्या वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, फ्रेमवर्क। 2 तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है। अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूं, फ्रेमवर्क एक है बेटा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और एक है लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और एक लीगल फ्रेमवर्क। पाकिस्तान में जो है ये पीआरसी में आपने ये बात पढ़ी थी, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 2 तरह के हैं। एक तो हमारे पास IFRS हैं और दूसरा कंपनीज एक्ट 2017 है, ठीक है। ये कौन सा फ्रेमवर्क है, लीगल, ये कौन सा फ्रेमवर्क है, इन दोनों को मिला के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इनके जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ध्यान में रखेंगे। क्या पॉसिबल है कि सम टाइम ये कुछ और कहे और ये कुछ और कहे, जाहिर बात है, ये लीगल है, लोकल है, ये इंटरनेशनल है। तो अगर इन दोनों में कंफ्लिक्ट आ जाए, क्या चीज आ जाए जी, कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट का मतलब है इन दोनों की रिक्वायरमेंट एक दूसरे से डिफर कर रही हूं। तो ये बात याद रखिएगा, व्हेनेवर देयर इज कंफ्लिक्ट बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल लॉज, द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल लॉज विल प्रिवेल, द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल लॉज विल प्रिवेल। यानी कि अगर आपका सिनेरियो आ गया, 1 नंबर का एमसीक्यूज आ गया कि कंपनीज का एक्ट कह रहा है कि इसको बैलेंस शीट में या एसओएफपी में नॉन करंट वाली साइड पे लिखना है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कह रहा है नहीं, इसको इक्विटी का पार्ट बनाना है, तो दोनों में क्या आ गया, कंफ्लिक्ट आ गया। इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट किसकी बात मानी जाएगी, हाँ, कंपनीज एक्ट 2017, ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो यहां जो लॉ बनता होगा, यहां जो स्टैंडर्ड्स डेवलप होते होंगे, इनके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग तो होगी, कोई ना कोई बेस तो होगी, कोई ना कोई कानून तो होगा। उसको ओवरऑल हमने टेक्निकल क्या नाम दिया है, फ्रेमवर्क, जिसकी बेस के ऊपर नए स्टैंडर्ड बनते हैं, जो नए रूल्स बनते हैं। और ये फ्रेमवर्क 2 तरह के हैं, कौन कौन से, अकाउंटिंग और लीगल। लीगल में कौन सी बात आ गई और अकाउंटिंग में कौन सी बात आ गई, ठीक हो गया। पाकिस्तान में जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसको जो बॉडी रेगुलेट करती है, दैट इज SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। हर चीज़ बेसिक हमारे पास फिंगर टिप्स होनी चाहिए भाई। ये लीगल फ्रेमवर्क है, कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए कंपनीज एक्ट रेगुलेट करता है, और उसकी जो अथॉरिटी पाकिस्तान में है वो SECP है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। व्हेन वी से अकाउंटिंग, तो पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग का प्रोफेशन है, अकाउंटिंग का प्रोफेशन, इसको जो बॉडी लीड कर रही है दैट इज ICAP। और ICAP जो है ये एक इंटरनेशनल अकाउंटेंसी बॉडी है, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये इसका मेंबर है, ICAP इसका मेंबर है। तो हर कंट्री की अकाउंटेंसी बॉडी इस बोर्ड का मेंबर है। ये बोर्ड ग्लोबली जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करवाता है, ठीक है। और हर कंट्री की जो अकाउंटेंसी बॉडी है वो इसका मेंबर होगा, राइट, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली आपको शायद बहुत से लोगों को जो है ये आज नई बात पता लगेगी कि जो इंडिया है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, उसके अपने स्टैंडर्ड हैं, IAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। यही वजह है कि ये जो अकाउंटेंसी की फील्ड है इस रीजन के अंदर, उसमें पाकिस्तान लीड कर रहा है, ठीक है। हमारी जो इस साइड की जो बॉडी है दैट इज साफा, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, साउथ एशियन
फेडरेशन ऑफ अकाउंट। इसको नॉर्मली जो लीड कर रहा है वो कौन है? पाकिस्तान ही है, ठीक है। इस रीजन के अंदर हम ये वाहिद प्रोफेशन है जहां हम इंडिया से थोड़ा आगे हैं, ठीक है। वरना IT चीज़ें वगैरह थोड़ा सा वो एडवांस लेवल पे जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम भी। खैर बात चल रही थी बेटा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। ये फ्रेमवर्क क्या है? ये वो रूल्स हैं अकाउंटिंग के, लॉ के, जिनकी बेस के ऊपर कोई स्टैंडर्ड चैप्टर एडवाइस या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डेवलप होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं इनके अपने अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे, बट इतना हमें आज पता होना चाहिए कि अगर हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का नाम लिया तो दो तरह के फ्रेमवर्क, एक लीगल और एक अकाउंटिंग। लीगल जो है वो SECP रेगुलेट कर रहा है और कंपनीज एक्ट उसका नाम है, ठीक है। और जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है पाकिस्तान में ICAP रेगुलेट कर रहा है अंडर द इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कौन है? ये ओवरऑल ग्लोबल अथॉरिटी ऑफ अकाउंटेंट्स है, इंटरनेशनल बोर्ड है, ठीक। दूसरा है जी इस बी के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद क्या है? रेशियो एनालिसिस, ठीक है। रेशियो एनालिसिस, जब आप किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो जाहिर बात है उसके रिजल्ट्स कम्युनिकेट करने हैं आपने उसके रिजल्ट कम्युनिकेट करने हैं ऊपर अथॉरिटीज़ को। तो वो जो मुख्तलिफ रेशोज कैलकुलेट करके देखेंगे, परफॉर्मेंस रेशो क्या होती हैं, ठीक है, कि एंटिटी की परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करने के लिए, एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को एवेल्यूएट करने के लिए, एंटिटी की डेट और इक्विटी को एवेल्यूएट करने के लिए। तो ये हम जाके चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस वाला। और फिर तीसरा इसके अंदर टॉपिक है IAS 33 यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। कल हमने बात की थी, एक अर्निंग होता है, एक डिविडेंड होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस बाकी बच जाता है वो रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। मैंने एक पेपर सा बना के भी कल आपको सेंड किया था कि अगर हम कुछ जो छोटी मोटी बातें पढ़ रहे होंगे तो एक छोटी सी वोकैबुलरी भी चलो आपके साथ ऐड, कहीं भी आप मोबाइल निकाला देख लिया क्या है, उससे ज़रा ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। एंड पे आप इकट्ठा करेंगे, जो मैं इकट्ठी भी आपको इंशाल्लाह एक वोकैबुलरी बना के दे दूँगा। नॉर्मली आपने इंग्लिश की वोकैबुलरी देखी होगी, मैं आपको अकाउंटिंग की वोकैबुलरी बना के दे दूँगा। कोई भी टर्म होगी तो आप देखेंगे हाँ आपको पता हो कि रिटेंशन क्या होती है, रिटेन अर्निंग क्या होती है, फंड्स क्या होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं। हाँ, बीइंग एन अकाउंटेंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जब वो कह देते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो फिर इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। दिस इज बेसिकली PhD इन अकाउंटिंग, खत्म है। इसके बाद वो BCom MCom ICOM वालों ने तो फॉलो करना जो आपने लिख के देना है। तो अगर हमसे कोई पूछे और हम भी कहें यार ये क्या चीज़ है तो फिर थोड़ी सी जरा आगे चलते हैं जी। तो ये जो B पार्ट है ये 20 से 30 मार्क का है, 20 से 30 मार्क। तो अपेरेंटली लगता है कि इसमें से 2 सवाल बन रहे हैं, 18-12 का कह लें, 20-10 का कह लें, 15-15 का कह लें, इसमें से 2 सवाल बनते हैं। देन जो हमारा फिर एक इम्पोर्टेंट एरिया है और इस इम्पोर्टेंट एरिया में अगर आप एक बात बाद में फिक्स हम देखेंगे वो है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, C पार्ट। और इसकी अगर वेटेज चेक करें तो 30 से 40 मार्क्स की वेटेज है। और इसके अंदर जो चैप्टर कवर हो रहे हैं वो 5 चैप्टर कवर हो रहे हैं। सबसे आखिर में देखें C में अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल, एक IAS 40 प्रॉपर्टी प्लांट है, सॉरी ये IAS 16 है, टाइपिंग एरर, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा है IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था अगर हमें कोई पैसे जैसे गवर्नमेंट से मिले तो उसको हमने कैसे अकाउंट फार करना है। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, कि अगर कर्जा लेके लोन लेके कोई एसेट जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट की कॉस्ट आया कैपिटलाइज करें या SOCI में एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, ये हमें IAS 23 बताएगा। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, अभी आज हम एक डेफिनेशन में पढ़ेंगे इंपेयरमेंट की, तो ये जाके देखेंगे। आपने इन्वेंट्री IAS 2 में एक वर्ड पढ़ा था कि वैल्यूएशन रूल वहां पे था, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। वो हेल्ड फॉर सेल होता था या हेल्ड फॉर यूज था? इन्वेंट्री हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट था या करंट था? करंट था। इसका मतलब है करंट एसेट को राइट डाउन करते हैं, क्या करते हैं? और कब? जब उसकी NRV उसकी कॉस्ट से कम हो जाए, ऐसी ना। तो ये जो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट, ये भी तो बुक में ओवरस्टेट हो सकते हैं ना। मतलब हम कह रहे हैं हमारे लिए 1 लाख है, मार्केट में 1 लाख रुपए का नहीं है, मार्केट में 1 लाख रुपए का नहीं है, वहां 70,000 रुपए का, 80,000 रुपए का। अगर तो हम कुछ भी ना करें, ऐसे ही चलते नहीं, तो फिर फौरन आपके ज़हन में कल वाली बात आती है कि हमारे एसेट अंडर नहीं बल्कि ओवरस्टेट। शाबाश, बिल्कुल ऐसी तवज्जो चाहिए, अंडर नहीं बल्कि ओवरस्टेट है। क्या एसेट को ओवरस्टेट रहना चाहिए या बिल्कुल मार्केट वैल्यू के मुताबिक होना चाहिए? तो इनको फिर मजीद बढ़ाएं या कम करें? ये भी तो एक तरह का राइट डाउन हो रहा है, लेकिन ये करंट एसेट का, नॉन करंट का, इसका नाम इंपेयरमेंट होगा। इसका नाम क्या होगा? इंपेयरमेंट होगा। वो जो उसको NRV के बराबर लेकर आते हैं इन्वेंट्री को ताकि वो ओवरस्टेट ना हो जाए, तो वो राइट डाउन कहलाता था। इसको इसकी कोई वैल्यू होगी भी हम पढ़ेंगे जाके, उसके बराबर लेकर आएंगे तो फिर ये क्या कहलाएगा? इंपेयरमेंट।
तो इम्पेयरमेंट कब होगा? अभी देखते हैं कि आप कितना क्रिटिकल जो है इसको सुन रहे हैं। इम्पेयरमेंट कब होगा? जब उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी या आपकी बुक वैल्यू ज्यादा होगी? बुक वैल्यू, जिंदाबाद, बुक वैल्यू। जब तभी तो एसेट ओवरसेट होंगे कि वो कह रहा है कि 1 लाख रुपए का, आप कहते नहीं 1,50,000 रुपए का, जाओ बेच लो फिर जहां बेचने हैं। इसका मतलब आपने अपने एसेट क्या किए हुए हैं? तो फिर अकाउंटेंट के ज़हन में एक लाइन आ गई, अगर एसेट ओवरसेट हो तो डाउट होता कि क्या हो चुके हैं? इंपेयर। अगर एसेट ओवरसेट हो जाए तो क्या हो जाते हैं? इंपेयर। और अगर इन्वेंट्री ओवरसेट हो जाए तो राइट डाउन। ये दो लाइनें सीख ली। करंट एसेट ओवरसेट हो जाए इन शेप ऑफ इन्वेंट्री तो क्या होते हैं? राइट डाउन। नॉन करंट एसेट ओवरसेट हो जाए तो क्या होंगे? इंपेयरमेंट। दोनों हमारे इनकम है या हमारे नुकसानात हैं? तो फिर ये एज एन इनकम ट्रीट होंगे, एज एन एक्सपेंस ट्रीट होंगे। चलिए जी आगे, ठीक है। इंपेयरमेंट। उसके बाद फिर आखिर में क्या है जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कि वो प्रॉपर्टी है ना तो आप सेल कर रहे हैं ना आप यूज कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? इसे इनकम और रेंटल पे दे रहे हैं, या पड़ी पड़ी है इसकी वैल्यू बढ़ जाए। उसको हमने टेक्निकल नाम दिया था कैपिटल एप्रिसिएशन। शाबाश, कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब है अगर कोई प्रॉपर्टी दो पर्पस के में से किसी एक पर्पस के लिए भी पड़ी है, दो में से किसी एक पर्पस के लिए, या तो रेंटल के लिए या फिर सर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या रेंटल के लिए या कैपिटल, तो फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ना बेच रहे हैं ना यूज कर रहे हैं, दो में से कोई एक पर्पस, या तो रेंटल के लिए या फिर। अब आप में से कौन बताएगा कि इसके लिए भी हमने कहा था कि हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ 2-3 क्या? जिंदाबाद, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड एंड बिल्डिंग हो और वो रेंट और कैपिटल एप्लिकेशन के लिए हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये जो आखिरी पोर्शन है, इसमें जो कॉमन बात है सी सेक्शन के अंदर, ठीक है, जो सेक्शन नंबर सी है, इसमें कॉमन बात जो है सारे नॉन करंट एसेट हैं। कौन से एसेट है? नॉन करंट। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है, उसी की डेप्रिसिएशन, उसी की इंपेयरमेंट, उसी की इन्वेस्टमेंट इनकम, उसी की बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो फिक्स एसेट से रिलेटेड एरिया है वो आपके सिलेबस में 30 से 40 मार्क्स का टेस्ट होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर करनी है वो 35 से 45 मार्क्स की टेस्ट होंगी, और जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क थ्योरेटिकल एरिया है वो 20 से 30 मार्क का, ठीक है। तो पैटर्न ने आपका जो है कल आपको बताया था कि आपका 3 घंटे और 15 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम होगा, टोटल 100 मार्क्स होंगे आपके, ठीक है। ग्रुप ए में 25 से जो 35 मार्क्स का जो है 2 सेक्शन होंगे आपके पेपर के, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी, ठीक है। जो सेक्शन ए होगा या ग्रुप ए कह लें उसमें 25 से 35 मार्क्स का, और जो ग्रुप बी होगा उसमें 65 से 75 मार्क्स का। एमसीक्यूज जो हैं वो 8 से 10 होंगे, मैक्सिमम एमसीक्यूज कितने नंबर का होगा? 2 मार्क्स का होगा। नॉर्मली 1-1 मार्क्स का एमसीक्यूज आ रहा होता है, ठीक है। जो सेक्शन ए है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और वो 8 से लेके 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन होगा, और जो सेक्शन बी है उसमें 12 से लेके मिनिमम 12 और मैक्सिमम 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो अभी तक पास प्रैक्टिस चलती आई है, ठीक है। और हम अपनी इस बुक के लिए, अपने सिलेबस के लिए हम पढ़ेंगे आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, हम पढ़ेंगे स्कैन्स की प्रैक्टिस बुक, ये वो नोट्स हैं जो मैं आपको देता रहूँगा, हम आई कैप के तमाम पास पेपर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जो आपके पेपर में आने हैं, ठीक है, बड़ा पुराना एग्जामिनर को ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, ठीक है, वो है अदर अकाउंटेंसी बॉडीज, ठीक है, ये ICW, ACCA, सीमा, CMA, इनके जो पास्ट पेपर्स हैं बड़े लेवल के, वो उनको टेलर करके यहाँ पे दे रहा है, तो और हम उसको पहले प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, तो वहाँ पर हमने ये नहीं देखना सवाल कौन सा है, हमने ये हमारा टाइम हमारे पास कितना, उसको प्रेजेंट कैसे करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिस दिन आपका सिलेबस खत्म होगा, जिस दिन आपका सिलेबस खत्म होगा, ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी होंगी। रिवीजन इंशाल्लाह मैं आपको अनसीन क्वेश्चन से करवाऊंगा, ताकि आप पेपर से पहले यहाँ पेपर दे के जाएँ, आपको पता हो कि जनाब अनसीन क्वेश्चन करने की मेरी कैपेसिटी है या नहीं। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सब्जेक्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है जी। इसका कहाँ गया? नीचे, अच्छा। क्योंकि इस बुक के अंदर आपने देखा, सिलेबस में आपने देखा IFRS या IAS वगैरह है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं जरा ये बता दें IAS और IFRS में फ़र्क है। बेटा जो 2001-2002 तक जो है वो IAS डेवलप होते थे, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है।
फिर अमेरिका जो है वो अलहदा, उसकी एक अलहदा ही जो है दुनिया के अंदर कह लें, उसने अपनी दुनिया बनाई हुई है। वो बनाता था FRS, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो हमने उसको कहा कि भाई तुम क्यों ग्लोबल तन्हाई का शिकार हो, आ जाओ मिल जाओ यहाँ बैठ के। लेकिन उसकी गर्दन के अंदर भी सरिया था, नहीं मैं अमेरिका साहब बहादुर सुपर पावर को, तो मेरे अपने स्टैंडर्ड वगैरह सारे होंगे। खैर जब उसको भी कोलैबोरेट करवाया इनके साथ कि भाई सारे मिल के इकट्ठे बैठे हैं, उनका ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वही नाम वही रहेगा, मैं इसलिए आऊँगा, उनका तुम आ जा। और साथ हमने अब क्योंकि वो अमेरिका के लिए नहीं इंटरनेशनल था, तो उस FRS के साथ क्या लगा दिया, आई। क्या बन गया, इंटरनेशनल। तो अगर सिंपली बात करें IASS का नया नाम क्या है, IFRS। तो IFRS इंक्लूड, पीछे वालों को भी साथ में ला लिया। अब जो डेवलप होंगे नए इन फ्रेमवर्क्स के मुताबिक, अब जो नए रूल डेवलप होंगे वो IAS होंगे या IFRS होंगे, ओके ओके। ये जो IAS या IFRS है, इनके बेटा कुछ 5-7 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। इसके ऊपर हम जरा 5 मिनट लगा लें, फिर आइए सेक्शन स्टार्ट करते हैं। जो पहला पैराग्राफ होगा वो होगा इसका स्कोप या इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, ठीक है। ये पैराग्राफ क्या बताया करेगा, ये पैराग्राफ बताएगा कि ये किस आइटम से रिलेट करता है। लाइक मैं IS2 की बात करूँ तो ये वो आइटम जो हेल्ड फॉर सेल हैं, करंट एसेट हैं, इन्वेंट्री स्टॉक जिन्हें कहते हैं, उनके ऊपर अप्लाई, ठीक। एक तो इंट्रोडक्शन देगा, और दूसरा ये अपनी बाउंड्रीज बताएगा कि किन किन के ऊपर ये अप्लाई होगा और किन के ऊपर अप्लाई। तो एसेट की बात करते हैं तो एसेट तो करंट भी हैं तो नॉन करंट भी हैं। क्या ये स्टैंडर्ड सारे एसेट के ऊपर होगा या सिर्फ नॉन करंट पे होगा? नहीं भाई, नॉन करंट के अंदर भी 2 तरह के हैं, टेंजिबल भी हैं और इनटेंजिबल भी हैं। क्या ये टेंजिबल पे होगा या इनटेंजिबल पे होगा? जो उस स्टैंडर्ड्स की लिमिट्स या बाउंड्रीज हैं वो कहाँ बताई होंगी, उसको कि भाई इन पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा और इन पे ये अप्लाई नहीं होगा, और ये स्टैंडर्ड है किस बारे में। ये कौन सा पैराग्राफ होगा, इंट्रोडक्शन या स्कोप। दूसरा पैराग्राफ जो होगा हर स्टैंडर्ड का, वो बेटा होगा डेफिनेशन का पैराग्राफ, डेफिनेशन का। ये डेफिनेशन पैराग्राफ क्या है कि उस स्टैंडर्ड्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टर्म्स यूज होंगी, वैल्यू इन यूज क्या है, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू किसे कहते हैं, कैरिंग वैल्यू किसे कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं। इससे पहले कि वो आप पढ़े, वो पहले बता देगा कि ये वोकैबुलरी समझ लें, उसकी जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स जो उसके अंदर यूज हो रहे होंगे वो डेफिनेशन में समझा देगा। भाई इसमें जहां जहां ये वर्ड यूज होगा उसका मतलब ये होगा। नंबर 3, फिर हमारे पास जो पैराग्राफ होगा दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन पैराग्राफ। रिकॉग्निशन पैराग्राफ, रिकॉग्निशन पैराग्राफ से मुराद ये है कि जो कंडीशंस यहां बता दी गई अगर वो पूरी होती हैं तो वो आइटम इस स्टैंडर्ड में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, ठीक है, टू मेक, टू बिकम पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जब किसी चीज को आप रिकॉर्ड कर लेते हैं तो टेक्निकली क्या कहते हैं कि आपने उसको क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। हमने नई बिल्डिंग खरीदी है, बस खरीदी काफी है, बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैं इसको टेक्निकली कहूंगा कि व्हेनेवर वी एक्वायर न्यू एसेट वी मस्ट रिकॉग्नाइज इन द बुक्स। और जब वो चली जाती है बिल्डिंग, सेल करते हैं या डिस्पोज करते हैं, नॉन करंट डिस्पोज करते हैं, तो फिर उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए या बुक से निकालना चाहिए, उसका नाम होगा डी रिकॉग्निशन। क्या होगा जी? तो जब एसेट आता है तो, जब एसेट जाता है तो डी रिकॉग्नाइज। गेन और लॉस किस पे होता है, रिकॉग्निशन पे होगा या डी रिकॉग्निशन के ऊपर? डी रिकॉग्निशन के ऊपर, क्योंकि था कितने का और डिस्पोज कितने का गया, राइट। चलिए आगे। तो जब वो यहां पे हमें रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देगा, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, हर स्टैंडर्ड का एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा कि भाई अगर नॉन करंट एसेट है, हेल्ड फॉर यूज है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो फिर IS 16 अप्लाई होगा। तो ये IS 16 का क्या होगा, रिकॉग्निशन। यानी कि अगर कोई भी ये कंडीशंस मीट कर लेगा वो IS 2 में नहीं जाएगा, IS 16 में जाएगा। जब आपने रिकॉग्नाइज करना है तो कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू। तो फिर 4th पैराग्राफ जो है वो आपका आता है मेजरमेंट पैराग्राफ। क्या जी? किसी भी आइटम को जब बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसकी कॉस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी की कॉस्ट नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। पहला लेक्चर होता था इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है, ठीक है। व्हाटएवर हैपेंस इज एन इवेंट, एनी ट्रांजैक्शन हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, वो क्या है हमारे पास, ट्रांजैक्शन।
ठीक है, कोई भी इवेंट जिसकी मॉनिटरी वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास? ट्रांजेक्शन। एनी इवेंट हैविंग मॉनिटरी वैल्यू बिकम्स ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, तो हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ बता क्यों रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको कहा जाए कि भाई IAS 16 जो है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फिर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, या उसकी मेजरमेंट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे? हाँ, कभी भी कोई सवाल करना पड़ जाए, स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ जाए कि कौन सी चीज़ कास्ट का पार्ट बनेगी, कौन सी चीज़ कास्ट का पार्ट नहीं बनेगी। कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो कास्ट कैलकुलेट करना रिलेशन कहलाता है, डेफिनेशन कहलाता है, या मेजरमेंट कहलाता है? तो मेजरमेंट पैराग्राफ हमें सारी गाइडलाइन देगा। ये मेजरमेंट बेटा दो तरह की होती है, एक कहलाती है इनिशियल मेजरमेंट और एक कहलाती है सबसीक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट का मतलब है एट फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा जब एसेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बुक्स में, उस वक्त जो कास्ट कैलकुलेट होगी वो कौन सी मेजरमेंट होगी? क्या वो वाला एसेट बाद में डैमेज हो सकता है? क्या उसको हम रिपेयर कर सकते हैं? क्या हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं? तो अब जो कास्ट हो रही है वो फर्स्ट टाइम हो रही है या बाद में हो रही है? तो ये भी तो मेजरमेंट होगी, लेकिन ये कौन सी होगी, इनिशियल या सब्सिक्वेंट? सब्सिक्वेंट। ठीक है, इसका मतलब है इसके रूल कुछ हो रहे हैं, इसके रूल कुछ हो रहे हैं, एक एक 2-2 मिनट की बातें। ठीक है, तो हमें दोनों मेजरमेंट आनी चाहिए, इनिशियल भी और सब्सिक्वेंट भी। ठीक है, कहते हैं कि एक बिल्डिंग आपके पास थी, अर्थक्वेक आया, जॉल्टिंग ज़्यादा हुई, क्रैक्स आ गए बिल्डिंग के अंदर, और आपने उसकी रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, जब हमने उसकी रिपेयर करना चाहिए तो उसके ऊपर कुछ खर्चा हुआ, and management is considering whether to capitalize these expenditure or to charge these expenditure to SOCI। क्या कहना चाह रहा है वो कि भाई ये इन खराजात को हम कास्ट का पार्ट बनाएं या फिर एक्सपेंस ट्रीट करें। तो पहली बात ये है ये कौन सी मेजरमेंट हो रही है, इनिशियल या सब्सिक्वेंट? सब्सिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फिर वो हमें बताएगा कि अगर ये 3 कंडीशन में से कोई एक भी पूरी हो जाए तो कैपिटलाइज करना, अदरवाइज कहाँ भेज देना है? SOCI को। ठीक है, तो फिर हमने उसका, तो आप कौन से एरिया पे फोकस करेंगे, इनिशियल मेजरमेंट वाले पे, सब्सिक्वेंट वाले पे? सब्सिक्वेंट वाले। ठीक है, उसके बाद बेटा जो 5वां एरिया होता है किसी भी स्टैंडर्ड का, वो होता है अदर मैटर्स। अदर मैटर्स, ठीक है, हर स्टैंडर्ड के मुताबिक, जैसे हम इन्वेंट्री की बात करें तो राइट डाउन की बात आ जाती है, IAS 16 की बात करें तो एक्सचेंज, रिवैल्यूएशन, मतलब मुख्तलिफ अपने अपने। फिर जो एक कॉमन बात जो हर स्टैंडर्ड का आखिरी एरिया है जो आपको हमेशा याद रखना है, वो है डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स पैराग्राफ, डिस्क्लोजर पैराग्राफ। ठीक है, डिस्क्लोजर पैराग्राफ, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है डिस्क्लोजर, कि कोई चीज़ डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, और मैं जब डिस्क्लोज की बात करता हूँ तो फ़ौरन आपकी ज़हन में कौन सा कंपोनेंट्स आ जाना चाहिए? नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं जो यूजर्स को बतानी है। हम चाह रहे हैं नहीं, स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर दिया ये बातें बतानी है। गाड़ी है, गाड़ी का कलर भी बताया जा सकता है, गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी बताई जा सकती है, गाड़ी का इंजन नंबर भी बताया जा सकता है। स्टैंडर्ड ने डिसाइड कर लिया कि क्या चीज़ बतानी है, ये बतानी है, नहीं बतानी, ये बतानी है, कॉस्ट बतानी है कितनी है, कैरिंग वैल्यू कितनी है, उसका डेप्शन मेथड क्या था, उसकी लाइफ कितनी है। ठीक है, उसके अगर ऊपर कोई इंपेयरमेंट हुआ तो वो कितना है। तो ये वो जो बातें जो स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है, ऑडिटर लोग यही चीज़ें जाके चेक करते हैं बुक्स में। अगर डिस्क्लोजर गिवन है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, अगर डिस्क्लोजर पूरा नहीं तो कहते हैं डिस्क्लोजर पूरा करें, अदरवाइज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। तो हमें देखना होगा कि जो चीज़ हमने बनाई है इससे रिलेटेड नोट्स में क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। PRC के अंदर आपने 4 लाइन का डिस्क्लोजर पढ़ा था IAS 2 का, कि कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री बतानी है, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड क्या है, पॉलिसी बतानी है, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट फार्मूला बताना है FIFO या वेटेड एवरेज, और दूसरा ये बताना है कितनी इन्वेंट्री आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किए, कितनी इन्वेंट्री आपने SOCI को राइट, ये सारी बातें, वो सारी चीज़ें क्या थी बेसिकली? डिस्क्लोजर। अब यहाँ पे हम हर स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर पढ़ा करें। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि मेन जो पैराग्राफ किसी भी स्टैंडर्ड्स के हैं तो कौन कौन से होंगे? पहला कौन सा होगा? दूसरा? चले, अब मैं आपको एक छोटा छोटा सिनेरियो दूंगा,
आपने मुझे बताना कौन सा पैरा रेलिवेंट होगा। लेट्स से आप घर बैठे हैं और आप स्टैंडर्ड आपके सामने है, होली बुक ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है, तो आप कौन से एरिया को जाके ओपन करेंगे? मुझे IS2 में ये देखना है कि क्या ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल होगा या नहीं होगा। मेजरमेंट पैराग्राफ मुझे, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, रिजवान साहब आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी बात यूज़र को बतानी है और कौन सी बात यूज़र को नहीं बतानी। इनमें से कौन सा पैराग्राफ है जो मुझे बताएगा? रिकग्निशन, जी, एनीवन एल्स? डिस्क्लोजर वो बताएगा कि कौन सी बात नोट्स में बतानी है और कौन सी बात नोट्स में नहीं बतानी। एक टर्म ऐसी है जो बार बार सेंटर में यूज हो रही है, मुझे पता नहीं है कौन सी टर्म, ठीक है, ये मुझे कहाँ जाके एक्सप्लेन हो रही होगी? डेफिनेशन पैराग्राफ में, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक आइटम है जिसको मैंने बेचना है, जिसको मैं बना भी रहा हूँ और सामने काफ़ी सारे स्टैंडर्ड पड़े हैं, तो मैं उन स्टैंडर्ड के कौन से पैराग्राफ जाके पढ़ूँ कि ये स्टैंडर्ड कहाँ फॉल करता है? स्कोप पैराग्राफ। कहाँ जी? स्कोप पैराग्राफ। जब वो स्कोप में आएगा तो ही मैं उसकी रिकग्निशन देखना। पहले तो देखना है कि ये दरवाजा कौन सा नॉक करना है, ठीक है, ये वाला, हाँ जी, इसमें कब रिकॉर्ड करना है वो बताएगा कि जब ये कंडीशन पूरी हो जाए। तो किसी भी आइटम्स को बुक्स में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, और वहां से राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? डी-रिकग्निशन। ओके होगा जी। अब ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा, रिकग्निशन, डी-रिकग्निशन, मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। चलेंगे आगे, लेट्स से स्टार्ट करते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। हमने शुरू की बात कल एसेट से, ऐसे बेटा, एसेट हमने कहा दो तरह के, एक करंट और दूसरा नॉन करंट, ठीक है। जो टॉपिक हमारा है, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, वो किससे बिलोंग करेगा? करंट से, नॉन करंट से? जब नॉन करंट की बात करते हैं तो ये भी फिर दो तरह के होते हैं, एक इंटेंजिबल, ठीक है, और दूसरा टेंजिबल, ठीक है। एक इंटेंजिबल और दूसरा टेंजिबल। इंटेंजिबल कौन से एसेट होते हैं? जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, विदाउट एनी फिजिकल है एसेट बट विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो टेंजिबल क्या है? जो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब टेंजिबल के अंदर भी हम किस एरिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं? नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्लांट, नंबर 3 इक्विपमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी की जब भी बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें दो चीजें बेटा शामिल होती हैं, दो चीजें, एक लैंड और एक बिल्डिंग। अच्छा, इसलिए IS कोटी का नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखा हुआ है। प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है जी। देन प्लांट की बात करें तो इटसेल्फ जो प्लांट है और उससे एसोसिएटेड कोई भी मशीनरी, वो प्लांट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। जब हम इक्विपमेंट की बात करते हैं तो फिर जो चीजें बाकी हमारे पास बच जाती हैं, चाहे वो व्हीकल्स हों, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है, ठीक है, ये सारी किस कैटेगरी में आ जाएगी? इक्विपमेंट। भाई ये क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि अब हम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंसेप्चुअली जो है अपने इस टॉपिक को ग्रिप करेंगे, ऐसा ग्रिप करेंगे कि अगर कोई सामने बैठे कोई जरा हमें जरा ये 16 तो समझाएंगे, सुनो फिर, ठीक है। ये जो पहले 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ये दीज आर कॉल्ड कैटेगरीज ऑफ एसेट। क्या कहलाती हैं जी? कैटेगरीज ऑफ एसेट, कैटेगरीज ऑफ एसेट, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ एसेट्स, ठीक है। ये जो जिनको मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं, जो हर कैटेगरी के नीचे आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड क्लासेस ऑफ एसेट, क्लासेस ऑफ एसेट, क्लासेस ऑफ एसेट्स। इनके ऊपर रूल्स हैं, इनके ऊपर रूल्स हैं, चेंज कर लो, ओके। इनके ऊपर रूल्स हैं। अभी तक हमने एक क्या बात की? कैटेगरीज ऑफ एसेट, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं
तो मेरे पास क्या चीज है जी, क्लासेस ऑफ एसेट्स, क्लासेस ऑफ एसेट्स, राइट। जरा ये बताइएगा कि इन दोनों में से ब्रॉडर टर्म कौन सी है, कैटेगरी ऑफ एसेट। कौन सी है जी, कैटेगरी ऑफ एसेट। और हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। प्रॉपर्टी की कैटेगरी के अंदर कौन सी दो क्लासेस हैं, देखिए ये बात आपने याद रखनी। अब दो बातें आपने याद रखनी है, एक कौन सी बेटा, कैटेगरी, और दूसरी कौन सी, क्लास, ठीक है। ये तमाम एसेट मां सिवाय एक के, ये तमाम एसेट, ठीक है, मां सिवाय इसके, विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज होके अपनी वैल्यू कम करते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज रिडक्शन इन द वैल्यू, बट जो रिडक्शन इन द वैल्यू उसकी काफी रीजन हो सकती हैं। वो डैमेज की वजह से भी हो सकती है, वो न्यू मॉडल आके ऑब्सलीट भी हो सकती है, और वो यूज होके भी हो सकती है। तो जो आखिरी बात है, यूज होके जो वैल्यू कम होते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। रिडक्शन इन द वैल्यू, रिडक्शन इन द वैल्यू, शुक्रिया, रिडक्शन इन द वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज, ठीक है, यूजेज, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, क्योंकि हो सकता है कुछ इंपेयरमेंट भी होगी, हो सकता है कोई एबनॉर्मल लॉस भी हो, वो भी एक्सपेंस है, वो भी रिडक्शन है। रिडक्शन इन द वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज जो है वो टेक्निकली हमने किस चीज का नाम दिया हुआ है, वो डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये जो एसेट है लैंड, हमने कहा ये नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं होता, बट ऐसे नहीं। पहले हमने उससे पूछना कि भाई ये लैंड कौन सी है। लैंड भी दो तरह की होती है, एक लैंड कहलाती है फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड, दूसरी लैंड कहलाती है लीज्ड, लीज्ड, लीज। अच्छा जी ये बता दीजिएगा कि डेप्शन क्यों नहीं चार्ज होती लैंड के ऊपर। भाई सिंपल सी बात है, डेप्शन के लिए आप नॉर्मल फार्मूला क्या यूज करते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय। अब आपको तो यही नहीं पता कि लैंड की लाइफ कितनी है। लाइफ क्या होती है, इनडेफिनेट। लैंड की लाइफ इनडेफिनेट लाइफ होती है। अगर उसकी लाइफ इनडेफिनेट है तो फिर आप इस फार्मूले में पुट करके उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, जब लाइफ इनडेफिनेट है तो आपको ये नहीं पता कि उसके बाद ये कितने का बचेगा, इस वजह से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। लेकिन वही लैंड जब आप लीज पे ले लेते हैं तो हमेशा आपके पास रहेगी, या जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उतना टाइम आपके पास रहेगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या कर रहा है, वो इनडेफिनेट लाइफ को डेफिनेट बना रहा है। तो फिर फौरन आपके ज़हन में होगा, इसका मतलब फिर इसके ऊपर क्या चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इज लैंड डेप्रिशिएटेड? लिसन, सबसे पहले आस्क वन क्वेश्चन, इज दिस फ्री होल्ड लैंड और लीज होल्ड? इफ द लैंड इज लीज होल्ड, यस इट विल बी डेप्रिशिएटेड। इफ द लैंड इज फ्री होल्ड तो डेप्रिशिएट नहीं होगी, लीज होल्ड होगी तो होगी। चलेंगे आगे। ओके, ये मसला भी हल हो गया कि ये क्यों नहीं होती और कब होगी, राइट। तो अगर आपका एसेट नॉन करंट है, अगर आपका एसेट हेल्ड फॉर यूज है, या फॉर अर्निंग रेंटल्स है, या फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, या फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के यूज के लिए, असल पर्पस क्या आ रहा है, और वो लाइफ उसकी 1 साल से ज्यादा है, तो फिर वो हमारा किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो हमारा मेन स्टैंडर्ड जो अब रेलिवेंट हो गया वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि उसका स्कोप चेक किया कि उसके स्कोप में ये आता है। तो अब चलते हैं IAS 16 की तरफ, ठीक है। IAS 16 जो है इसका कोर प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल, ठीक है। वो आपसे ये भी कहता है IAS 16 का कोर प्रिंसिपल क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपकी फिंगर टिप्स, स्टैंडर्ड पढ़ेंगे हम, बुक ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, ठीक है। जब आप फाइनल में जब आप चार्ट अकाउंट के स्टैंडर्ड खोलेंगे तो ऐसा लगेगा ये वही है जिस से आप पढ़ते आए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं बस नोट से पढ़ लें, तो स्टैंडर्ड जो आपसे रेलिवेंट नहीं है, ये जो हाई लेवल के होते हैं। क्यों भाई, वो जब हमारी डिग्री यही है वही पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे तो बुक खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है।
कोर प्रिंसिपल जो है वो कहता है इसकी 3 कोर प्रिंसिपल हैं, ठीक है। नंबर 1, टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन, टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। किस वक्त आपने एसेट रिकॉग्नाइज करना है। अब आपके जेहन में आएगा बुक्स में कब एसेट आएगा, iOS 16 में कब आएगा, और फौरन आपके जेहन में एक और बात भी आ गई होगी कि सारी बात तब आएगा जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होगा। इसका मतलब है इसका आंसर तो ये होगा कि जब वो हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करेगा तो हम उसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज कर लें। पहला प्रिंसिपल। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन चार्ट, ठीक है ना, एंड डेप्रिसिएशन। ये इसको पहले ले आए, एक बात है कि इसको बुक्स में किस अमाउंट पे कैरी करना है, किस अमाउंट पे कैरी करना है, ठीक है, वो देखेंगे। आया जिस पे खरीदा था वही लिखे रहे हैं, ये उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करें, ठीक है। कैरिंग वैल्यू है क्या, हमने कैरी वैल्यू पढ़ा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, आज कैरी वैल्यू को डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक चीज और ऐड हो जाएगी इसमें। और तीसरा ये है कि अगर उससे रिलेटेड कोई इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करना है। आया ये स्टैंडर्ड खुद कैलकुलेट करेगा या कहीं से हेल्प लेगा, कहीं लिंक करेगा। तो iOS 16 जो है, ठीक है, उसकी रिकग्निशन कह लें, डी रिकग्निशन कह लें, ठीक है, नॉन करंट एसेट को कब उसके अंदर रिकग्नाइज करना है, उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, उसको कब डिकग्नाइज करना है, और उससे रिलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कब। तो जब भी ये बात पूछी जाए ये iOS 16 का कोर प्रिंसिपल क्या है, तो ये फौरन 3 बातें आपके जहन। मैंने जो आपके साथ नोट्स शेयर किए हैं उसके पहले 2 पेजेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट कोर प्रिंसिपल को बोल्ड भी किया हुआ है। बोल्ड करने का पर्पज यह है एग्जामिनर आपसे ये चीज़ पूछ सकता है, क्योंकि ये बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं ना, ठीक है। वो सिंपल पढ़ा, ये iOS क्या डेफिनेशन फार्मूला पढ़ा और चैप्टर खत्म, नहीं। चले आगे। अब सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशंस की तरफ। किसी तरफ जी? डेफिनेशन की तरफ। आ जाए, वही नोट्स अपने ओपन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर लें वहाँ पे, ठीक है। फाइल मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो डेफिनेशन के बाद जनाब सबसे पहली चीज ये है कैरिंग अमाउंट। क्या चीज है जी? कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी। पढ़िएगा कैरिंग अमाउंट जी भट्ट साहब। कैरिंग अमाउंट, carrying amount is the amount at which an asset is recognized after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment loss. यस, पहले हम पढ़ते थे पीआरसी के अंदर कि कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहां पर एक और चीज आ गई, लेस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। ये आज के बाद कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अक्यूमुलेटेड। आप समझ लें आपको डेप्रिसिएशन का भी नहीं पता, अक्यूमुलेशन का भी नहीं पता, सारा कुछ जीरो से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे फिट होगा, ठीक है। बट हमें यह पता लग गया कि जब भी हमें आज के बाद कोई कैरिंग वैल्यू को पूछेगा तो उसके अंदर 3 चीजें होंगी। एक क्या होगी उसकी कॉस्ट, और 2 चीजें माइनस होंगी। क्या चीज? अब इसमें कौन सी चीज है जो नहीं आई आपके पास? इंपेयरमेंट लॉस। आए पहले इंपेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन पढ़ लें। इंपेयरमेंट लॉस जी, इंपेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन रिजवान साहब पढ़िएगा। इंपेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन, इंपेयरमेंट लॉस मिडिल में देखें, फेयर वैल्यू के नीचे लिखा हुआ है। Impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. वो कहता है कि इंपेयरमेंट लॉस से मुराद क्या है कि अगर किसी एसेट की कैरिंग वैल्यू एक्सीड कर जाती है उसकी रिकवरी वैल्यू से, तो आप क्या कहेंगे हमारा क्या हो रहा है? इंपेयरमेंट। मिसाल के तौर के ऊपर थोड़ा सा फिगरेटिव बना लेते हैं कि एक एसेट आपकी बुक्स के अंदर 140 का आ रहा था, जबकि जो रिकवरेबल वैल्यू जो आप उसकी ऑब्टेन कर सकते हैं वो लेट्स से 100 है। तो क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं पूरी हो रही कि इसकी कैरिंग वैल्यू रिकवर वैल्यू से एक्सीड कर रही है? तो कितने से एक्सीड कर रही है? ये जो 40 है ना, 40 दिस इज द अमाउंट बाय विच
द अमाउंट जो डिफरेंस है ये इंपेयरमेंट लॉस है, ठीक है। अब यहां पे एक और नई बात आ गई, ये रिकवरेबल वैल्यू क्या है? आइए रिकवर वैल्यू पढ़ते हैं। रिकवरेबल वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू जी, रिकवरेबल वैल्यू कौन पढ़ेगा जी? जी आप पढ़े मिस, रिकवर वैल्यू। दो बातें कही, क्या जी? वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये इसको नेट सेलिंग प्राइस कह दिया। किसी भी आइटम को मार्केट में बेचने जाएं तो देखते हैं उसकी फेयर वैल्यू कितनी है और उसको बेचने में जो खर्चा आए वो वहां से माइनस कर देंगे तो कितनी अमाउंट आपको रिकवर होती है, ठीक है। अब ये दो बातों का क्या है? दो बातों का हायर है, दो बातों का हायर है। कौन सी दो बातों का हायर है? रिकवर वैल्यू, वैल्यू इन यूज या नेट, हाँ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आज का नाम क्या है? फेयर वैल्यू लेस, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस। एक मिनट सारे जुड़ के बता दे जरा, रिकवर वैल्यू किन दो चीजों का हायर है? अब भाई हमें समझाएंगे वैल्यू यूज क्या होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है। बेटा याद रखिएगा, किसी भी एसेट से बेनिफिट दो तरीके से ले सकते हैं। रिजान साहब, बेनिफिट किसी भी एसेट से दो तरीके से ले सकते हैं, या जितनी लाइफ है उसको यूज करके, जितनी लाइफ है उसको नहीं यूज करना तो मार्केट में जाके सेल करके। तो हम अब जरा उस बात पर आए, हम उस एसेट से बेनिफिट कैसे रिकवर कर सकते हैं? या उसको यूज करके या उसको सेल करके। ये सेल अभी कर रहे हैं, आज सेल करेंगे कितने पैसे आएंगे, इसका मतलब ये है अगर सेल करने जा रहे हैं तो फिर आप उसे यूज नहीं करें। लेकिन हम कहते हैं कि आज अगर इसको सेल करें तो 110 मिलते हैं और 30 रुपए हमारा खर्चा आता है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितनी हो जाएगी? 80। अब हमें वैल्यू इन यूज क्या है? वैल्यू इन यूज का मतलब ये होता है कि इस एसेट की जितनी रिमेनिंग लाइफ आपके पास है, जितनी रिमेनिंग लाइफ है, अगर आप इसे यूज करते रहें, यूज करते रहें, करते रहें, करते रहें, कुछ इनफ्लो आएंगे, कुछ आउटफ्लो, कुछ वहां से इनकम आएगी, कुछ उसके ऊपर खर्चा आएगा। अगर मैं इनफ्लो और आउटफ्लो को नेट कर लूं तो क्या होगा? नेट कैश फ्लो। बेटा नेट कैश फ्लो की समझ आती है? क्या बोला? जो पैसे आ रहे हैं वो क्या होंगे? इनफ्लो, जो उसमें से खर्चा होगा वो क्या होगा? अरे सिंपल बात कर लेते हैं, जो इनकम और एक्सपेंस को नेट करें तो हर साल जो बेनिफिट हो रहा होगा वो उसके क्या होंगे? नेट कैश फ्लो। तो उसकी लाइफ है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, ठीक है। तो कुछ ये बेनिफिट मिले, कुछ ये बेनिफिट मिले, कुछ ये बेनिफिट मिले, ठीक है। टोटल बेनिफिट जो उसकी लाइफ में मिलेंगे। अब यहां पर एक बात जो है वो सोच में आती है, ये बेनिफिट तो आज नहीं मिल रहे, कुछ आज मिल रहे हैं, कुछ 1 साल के बाद मिल रहे हैं, कुछ 2 साल के बाद और कुछ 3 साल के बाद और कुछ 4 साल के बाद। तो आपको पता है अगर हम आज की बात कर रहे हैं, इन सब की क्या कैलकुलेट कर लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। क्या कैलकुलेट करेंगे? अब इन्हें कैलकुलेट करनी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो आराम से करेंगे जाके जब, ठीक है। इन सब की क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं एक लाइन लिखने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कि ये लाइन आपको समझ आती है कि नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। इस एसेट से फ्यूचर में जितने भी बेनिफिट्स आने हैं, जितने भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, अगर उनको हम डिस्काउंट कर लें तो क्या बात बन जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश। एक पिक्चर बना दीजिए ताकि हमारे ज़हन में बैठ, बना लेते हैं जी। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है जी। हमें 30, 40, 60, 10 ये नेट कैश फ्लोज आए। जब मैं नेट कैश फ्लोज की बात करता हूं तो ये इनफ्लो है, आउटफ्लो है, या इनफ्लो आउटफ्लो को नेट किया हुआ है, प्रॉफिट क्या ले, ठीक है। अब 0.909 10% के ऊपर, ठीक है, डिस्काउंटिंग करते हैं। जब डिस्काउंटिंग करते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा क्यूम के अंदर 1.1 की पावर -1 डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को डिस्काउंटिंग के साथ तो आपके पास कौन सी आती है? प्रेजेंट वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू। इन सब को जब जमा कर देंगे, इन सब को जब जमा कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगी? वो
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। अब आपने मुझे ये बताना है कि वैल्यू इन यूज में क्या असम्पशन होती है कि हम एसेट को बेच रहे हैं या यूज कर रहे हैं। तो जब आपने वो यूज किया तो पता लगा ये आया 100 बेनिफिट, क्या आना है, इसका आंसर आया 100। अब इसका आंसर 100 आया और इसका आंसर क्या आया, 80 आया। तो रिकवरेबल वैल्यू क्या होगी, रिकवरेबल वैल्यू 100 या 80, वजह हायर, रिकवरेबल वैल्यू इज ऑलवेज हायर ऑफ दीज टू। तो ये जाके मैं यहां लिख दूं कितनी 100, और एसेट हमारी बुक में कितने का आ रहा है, क्या एसेट अंडर सेटेड है या ओवर सेटेड है, यानी कि इस एसेट से मैक्सिमम बेनिफिट कितना ले सकते हैं, अगर बेचें तो, अगर यूज करें तो, क्या चाहेंगे बेच दें या यूज करें, फिर भी मैक्सिमम कितना आता है, और ये एसेट हमारी बुक में कितने का आ रहा है, क्या अंडर सेटेड है या ओवर सेटेड है, कितने से, वही 40। तो क्या चीज है, क्या चीज है, इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच कैरिंग वैल्यू एक्सीड रिकवरेबल, कैरिंग वैल्यू एक्सीड, और रिकवर वैल्यू इज ऑलवेज द हायर ऑफ दो वैल्यू, कौन कौन सा, वैल्यू इन यूज, और इसका इन दोनों में से एक और नाम है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको, मैं भी जरा चेक करता हूं कि आप गैस करते हैं कि वो किससे रेलिवेंट होगा। एक टर्म है एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, क्या जी, हाँ एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, एंटिटी स्पेसिफिक, अच्छा इन दोनों में से किसी एक चीज का नाम है वो, ठीक है, आपने बताना वो किसका। एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू से मुराद क्या है, ये कोई बाहर वाली बातें हो रही है या इंटरनल बातें हो रही हैं, यानी कि एसेट को बेचे या खुद ही यूज करें, तो भाई आपके लिए ये कितने का है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज इज आल्सो कॉल्ड एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। अब इसके अंदर एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू की डेफिनेशन दी हुई है, कहीं देखें, दी हुई है जी, दी हुई है जी, आयशा पढ़िएगा, एंटी स्पेसिफिक वैल्यू, डेप्रिसिएशन के नीचे लिखी हुई है जी, नूरा पढ़ लें जी। फ्रॉम द, असल बात क्या है, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, आप बिल्कुल नहीं ये सोचना कि एसेट को डिस्पोज करना है, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट जी, कि भाई आखिर तक जितने भी इसके कैश फ्लोज आ रहे हैं, इनकम एक्सपेंस नेट कैश फ्लोज ले लें और फिर उसकी क्या निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू, तो फिर वो टेक्निकली क्या बन जाएगी, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। और ये दो चीजें कंपेयर होती हैं क्या निकालने के लिए, और रिकवर वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करते हैं, क्या कैलकुलेट करने के लिए, कब इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, शानदे। अच्छा आपने यस और नो बताना है, देयर विल बी नो इंपेयरमेंट लॉस व्हेन रिकवरेबल वैल्यू इज हायर देन कैरिंग वैल्यू, ठीक है, ये हाई होगी मतलब है वो लोअर है, ठीक है, अगर ये हायर है, क्योंकि बच्चों को ज़हन में वो आता है कैरिंग वैल्यू इज हायर, वो हायर को देते हैं, ये नहीं देते पहले उसने क्या लिखा हुआ, इंपेयरमेंट के लिए कैरिंग वैल्यू का हायर होना। अच्छा अगर इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें इंपेयरमेंट को, तो इसका मतलब है हमारे लिए इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करते वक्त दो चीजें होना जरूरी है, कितनी, बोर्ड पे देखे कौन बताएगा कौन सी दो चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2। अब कैरिंग वैल्यू कैसे आएगी, दो चीजें नेट करके, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आ गया बेटा, और ये कहां से आएगी, कौन कौन सा, इन दोनों का हायर, और जब ये दोनों पुट कर दें, ये अगर ज्यादा होगा तो देयर विल बी इंपेयरमेंट, अगर ये ज्यादा नहीं तो देयर इज नो इंपेयरमेंट। बस इसके बाद जो डिस्कशन हमने करनी है वो जाके अब करेंगे IAS 36 में जाके, बस अब नहीं करनी है, ना बहुत डिस्कशन, जरूरत से ज़्यादा डिस्कशन कर ले, ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस की जरूरत से ज़्यादा डिस्कशन कर ले, इससे ज़्यादा अब नहीं करनी, अब जाके IAS 36 जो पढ़ेंगे वहाँ करेंगे। ओके हो गया। हम बात कर रहे थे कि ये हमारा कोर प्रिंसिपल है IAS 16 का,
ओके, कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ ली, कुछ कल पढ़ेंगे। अब जब हम इसको बुक्स में रिकग्नाइज करेंगे, क्या करेंगे जी? रिकग्नाइज करेंगे, तो कोई ना कोई क्या होगा हमारे पास? रिकग्निशन क्राइटेरिया। क्या होगा? कल हम वो क्राइटेरिया भी पढ़ेंगे। क्राइटेरिया पढ़ने के बाद फिर हमने क्या डिटरमिन करनी है उसकी? कैरिंग। भाई कैरिंग वैल्यू के लिए तो कास्ट का होना जरूरी है, कैरिंग वैल्यू के लिए कास्ट, और कास्ट के लिए उसे बुक्स में मेजर करना जरूरी है। कास्ट के लिए उसको बुक्स में, आखिरी बातें जरा साथ तवज्जो दीजिएगा, जब कास्ट में उसका बुक में मेजर होना जरूरी है तो क्या ये पहले से रिकग्नाइज एसेट है या फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज कर रहे हैं? तो इसको मैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहूंगा या इनिशियल मेजरमेंट कहूंगा? बेटा लिख लें कि इनिशियल मेजरमेंट विल ऑलवेज बी एट कॉस्ट। ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट विल always be at cost. Initial measurement will always be at cost. यानी कि वो कहे कि ये इस एसेट की फेयर वैल्यू 1 लाख रुपए है और कास्ट 1,40,000 है, पहली मर्तबा आपने 1,40,000 ही लिखना है। IAS 16 में इनिशियली हर एसेट किस पर रिकग्नाइज होगा? कॉस्ट के ऊपर। सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड करने के बाद you have two options, you have two models. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए हमारे पास कितने मॉडल हैं? 2 मॉडल हैं। एक तो ये है कि उसी कॉस्ट वाले मॉडल को ही कंटिन्यू रखा जाए, जारी रखा जाए, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और दूसरी बात यह है कि अब कॉस्ट से कहां शिफ्ट हो जाएं? रिवैल्यूएशन। तो बताया जाए IAS 16 कितने मॉडल बताता है आपको? 2। लेकिन ये जो 2 मॉडल बताता है ये इनिशियल मेजरमेंट के वक्त बताता है सब्सिक्वेंट, ये जानना ज्यादा जरूरी है। इनिशियली हमेशा किस में होंगे? 2 डायरेक्टर थे, डायरेक्टर कह रहे हैं जी ये हमारे एसेट जो हैं ये मार्केट के अंदर इनकी वैल्यू ज्यादा है, हम शुरू से ज्यादा लेते हैं ताकि हमारे एसेट ज्यादा नजर आए, और जब हम बैंक से कर्जा लेने जाएंगे वाह बड़े एसेट है, इनको कर्जा भी टिका के दो। बट ये कौन सी मेजरमेंट हो रही है अभी? इनिशियल मेजरमेंट, वो हमेशा किस पे होगी? सब्सिक्वेंटली। क्या जी? हाँ, जब आपने रिकॉर्ड कर लिया अब आपके पास ऑप्शन है कि आप स्विच कर सकते हैं कौन से मॉडल पे, या कंटिन्यू करें। तो किसको ज्यादा चेंज करना पड़ेगी? जो कास्ट को कंटिन्यू करे या रिवैल्यूएशन पे जा रहा है? रिवैल्यूएशन से मुराद दिन में क्या आ रहा है कि आप अपने एसेट को मार्केट के साथ क्या करते हैं? रिवैल्यू करते हैं। तो कभी आपके एसेट बढ़ रहे होंगे, कभी आपके एसेट, तो फिर एक बात सारे मिलके बता दें, इनमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जो मार्केट के मुताबिक आपके एसेट मेंटेन कर रहा है? कौन सा ऐसा मॉडल है जो अपडेटेड वैल्यू कहां पे आ रही होंगी? हिस्टोरिकल वैल्यू कहां पर आ रही होंगी? हिस्टोरिकल एट विच द एसेट वाज परचेज एक्वायर्ड। ठीक है, इसमें हिस्टोरिकल वैल्यूज आ रही होंगी और इसके अंदर जी अच्छा बस आ गया, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल, और इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किसके ऊपर होगी? कॉस्ट मॉडल। सब्सिक्वेंट यू हैव 2 मॉडल। ठीक है, काफी आज के लिए इतना।